So hello friends, welcome back to my YouTube channel Education Master. So today we are going to study chapter 9, the Industrial Revolution of class 11th from history. So let's get started. So इस चैप्टर में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब औद्योगिक क्रांति, हम इस चैप्टर में इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति कैसे हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे हुई थी. ठीक है. सो ये जो बात है वहाँ पर करी गई है 1700 से 1800 टू 1900, मतलब वहाँ पर जैसे हम कोई भी चीज़ बड़ी हो जाती है तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. वैसे ही वहाँ के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने वहाँ की जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है सन के हिसाब से. एक है 1700 टू 1800 एंड 1780 टू 1850. ओके. सो वहाँ पर दो ऐसे नाम यहाँ पर सामने आते हैं कि फ्रेडरिच एंजल्स जो कि जर्मनी के थे और जॉर्ज माइकलेट जो कहाँ के थे, फ्रांस के. तो ये जो दो व्यक्ति हैं ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ये जो वर्ड है इसको यूज़ किया था सबसे पहले. उसके बाद आर्नोल्ड टॉयनबी नाम का एक व्यक्ति था जिसने लेक्चर्स लिखे थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे इंग्लैंड बुक के अंदर जो लेक्चर्स होते हैं वो लिखे थे उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पे. किसने लिखे थे? आर्नोल्ड टॉयनबी ने. ओके. नाउ द क्वेश्चन अराइज डैट वाई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट ओनली हेल्ड इन ब्रिटेन, कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी, औद्योगिक क्रांति थी, वो ब्रिटेन में ही क्यों हुई और कहीं क्यों नहीं हुई. ठीक है. तो ये सोचने वाली बात है. तो वहाँ पर ही क्यों हुई उसके कुछ रीजंस हैं कि इन ब्रिटेन देयर इज़ द रूल ऑफ ओनली वन किंग, मतलब वहाँ पर एक ही राजा का शासन चलता था पूरे की पूरी कंट्री पे, जिसका नाम क्या था? किंग जॉर्ज थर्ड. ठीक है. सो डैट्स वाई वहाँ पर सेम और ओनली लॉ एंड ऑर्डर, मतलब एक ही लॉ एंड ऑर्डर चलता था पूरे के पूरे इंग्लैंड में. ठीक है. इसकी वजह से एक ही तरीके की करेंसी यूज़ होती थी. अब एक राजा है, एक ही तरीके का शासन है, एक ही तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है, तो एक ही तरीके की करेंसी यूज़ होती थी. अगर हम अपने देश की बात करें, इंडिया की, तो अगर हम देखेंगे कि पहले के टाइम पे बहुत सारे राजा हुआ करते थे और हर किसी राजा के राज्य की जो करेंसी होती थी वो अलग अलग होती थी. हर कोई अपनी फ़ोटो, अपनी तस्वीर, अपनी करेंसी पर छपवा देते थे. बट वहाँ पर एक ही राजा था तो एक ही तरीके की करेंसी पूरे के पूरे इंग्लैंड में यूज़ होती थी. उसके बाद जो एक ही तरीके का मार्केट होता था वहाँ पर इन सब चीज़ों की वजह से. ठीक है. एक ही करेंसी है, एक ही राजा है, एक ही लॉ एंड ऑर्डर है, तो एक ही तरीके का मार्केट होता था. एक ही तरीके का मार्केट एग्जिस्ट करता था पूरे के पूरे इंग्लैंड में, एंड उसी मार्केट में जितने भी लोग थे वो काम करते थे. ब्रिटेन ऑल्सो डू नॉट टेक एनी टैक्स व्हेन एनीथिंग कम्स फ्रॉम फॉरेन, मीन्स दे डू नॉट चार्ज एनी टैक्स ऑन इम्पोर्ट. मतलब जो ब्रिटेन था वो कोई भी टैक्स नहीं लेता था इम्पोर्ट पे, मतलब कोई भी चीज़ अगर बाहर देश से आ रही है उनके देश में सो वो कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करते थे. ठीक है. इन सभी कारणों की वजह से जो इंग्लैंड था वहाँ पर ट्रेडिंग सिस्टम, मतलब व्यापार का जो सिस्टम था वो अपनी पीक्स पे था, मतलब बहुत ऊंचाइयों पे था. ठीक है. ऊंचाइयाँ छू रहा था. और यही सब कारण है जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था और कहीं नहीं हुआ था. सबसे पहले कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में. ओके. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट वाई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट ओनली हेल्ड इन ब्रिटेन. फिर आता है हमारा 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में हमारा क्या हुआ था? ठीक है. सो ये कहानी के तौर पे अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. सो 18th सेंचुरी में वहाँ पर बहुत सारी चीज़ हुई, जैसे कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब ज़मींदार थे, उन्होंने क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था ख़रीदना छोटे छोटे फार्म्स, मतलब जैसे कि जहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी होती थी वहाँ के आसपास के जितने भी फार्म्स हैं उनको वो ख़रीद लेते थे. मतलब आसपास की जितनी भी जगह है उसको भी अब उन्होंने ख़रीदना शुरू कर दिया था अपनी प्रॉपर्टी के साथ साथ. अब इसकी वजह से जो वहाँ पर कॉमन पीपल रहते थे, वहाँ पर जो लोग रहते थे जो अपना जीवन बसर करते थे, मतलब अपना जीवन चलाते थे अपने जानवरों को चारा खिलवा कर वहाँ पर. ठीक है. अब उन लोगों को उन जगहों को छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा. ठीक है. अब जो गांव में जो रहने वाले लोग थे वो सिटीज़ में आने लग गए, सिटीज़ में माइग्रेशन उनका शुरू हो गया. ठीक है. इस वजह से क्यों आए थे? पहली बात तो ये कि वो सिटीज़ में क्यों आए थे? जॉब्स की तलाश में. अब उनके पास वहाँ पर कोई काम धंधा नहीं था, क्या खाएंगे क्या पिएंगे. ठीक है. तो उसकी तलाश में वो सारे के सारे शहर आ गए थे. अगर हम अपनी ही कंट्री की बात ले लें तो दिल्ली में बहुत सारे लोग बसते हैं. दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दिल्ली में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो लोगों को ज़्यादा दिखती है, एंड सारे लोग दिल्ली में शिफ्ट होते हैं जिसकी वजह से दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ी हुई है. वैसे ही वहाँ पर भी हुआ था कि वहाँ पर जॉब्स की तलाश में जो लोग थे अब वो गाँव से सिटीज़ में माइग्रेशन उन्होंने शुरू कर दिया था. ठीक है. अब इसकी वजह से, इस रीज़न की वजह से
ये देखा गया कि 1801 से 1901 तक मींस 1801 से 1901 में 11 जो सिटीज़ थी ब्रिटेन की, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रही थी, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी। ठीक है, वहाँ पर ब्रिटेन में जो सबसे बड़ी सिटी थी वो किसे माना जाता था? लंदन को। ठीक है, जो सर्व करती थी एज अ हब ऑफ कंट्रीज़ मार्केट। हब मतलब लाइक वी कैन से झुंड होता है ना एक तरीके का मार्केट का। ठीक है, हब आपने सुना भी होगा बहुत जगह नाम। सो जो लंदन थी वो सबसे बड़ी सिटी थी, ठीक है, ब्रिटेन में, एंड वो सर्व करती थी एज अ हब ऑफ कंट्रीज़ मार्केट। ठीक है, अब जो लंदन थी, लंदन हैज़ ऑल्सो बिकम द सेंटर ऑफ ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क। एक ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क था, ठीक है, उसका भी ये एक क्या बन चुकी थी? सेंटर बन चुकी थी। अब ये जो ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क है ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होता था? फर्स्ट इज़ इंग्लैंड, सेकंड इज़ अफ्रीका एंड थर्ड इज़ वेस्ट इंडीज़। ये जो 3 कंट्रीज़ थी इनके बीच में ये ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क होता था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ भी जाता है बहुत बार ट्रायंगुलर ट्रेड नेटवर्क के से रिलेटेड। सो 3 कंट्रीज़ थी, इंग्लैंड, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इनके बीच में ये एक नेटवर्क था, ट्रेड नेटवर्क, और जो लंदन था वो क्या था? इसका सेंटर था। ठीक है, इंग्लैंड में जो गुड्स की मूवमेंट थी मार्केट्स की, वो हेल्प करी जाती थी बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रिवर्स। मतलब कि जो इंग्लैंड था ना, वहाँ पर रिवर्स का बहुत अच्छा नेटवर्क था, मतलब बहुत सारी नदियाँ बहती थी, तो जिसकी वजह से जो व्यापार था वो कहाँ से होता था? नदियों के थ्रू होता था। ठीक है, रिवर्स के थ्रू होता था। तो इसी वजह से 1800 तक आते आते, मतलब 1800 तक आते आते एटलीस्ट 1 लाख सेलर्स जो थे वो काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने कोस्टल एरियाज में। मतलब ऐसी नदी के कई किनारों पर पानी जहाँ जहाँ पर होता था वहाँ पे किनारों पर अब जो सेलर्स थे उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। कितने सेलर्स? 1 लाख से भी ज़्यादा सेलर्स ने। ओके, उसके बाद जो कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम का जो सेंटर था वो क्या था? बैंक। आप सोच सकते हैं कि इंडिया में ये सारी चीज़ें बहुत टाइम बाद हुई हैं और वहाँ पर बहुत पहले ही ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, सो जो सेंटर था कंट्रीज़ फाइनेंशियल सिस्टम का वो क्या था? हमारा बैंक। ओके, सो इंग्लैंड हैज़ मेड द फर्स्ट बैंक इन 1746। जो इंग्लैंड था वहाँ पर सबसे पहला बैंक बना था 1746 में। उसके बाद 1784 में, या फिर वी कैन से 1784 तक आते आते वहाँ पर 100 से ज़्यादा बैंक्स बन चुके थे। फिर 1820 तक आते आते 600 से ज़्यादा बैंक्स बन चुके थे। कहाँ पर? इंग्लैंड में, और जिनको कहाँ क्या बोला जाता था? बैंक ऑफ इंग्लैंड। ओके, देन व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन? क्या फैक्टर्स थे? ठीक है, सो मतलब ऐसी क्या वजहें हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वहाँ पे हुआ? क्या फैक्टर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, सो पीपल फाउंड लेबर्स इन वेरी चीप because those peoples were because these are those peoples who migrate from villages to towns। अब जो लोग थे उनको जो लेबर्स थी, मतलब जो मज़दूर थे, वो बहुत सस्ते दाम पर मिल जाते थे। ठीक है, क्योंकि वो जो लोग थे, जो लेबर्स थे, मज़दूर थे, वही लोग थे जिन्होंने माइग्रेशन करना शुरू किया था। मतलब जो माइग्रेट कर कर गाँव से सिटीज़ में आए थे, तो वो किसकी तलाश में आए थे? नौकरी की तलाश में। अगर अब उन्हें नौकरी पे कम दाम में भी रखा जा रहा है तो वो तैयार हो जाते थे उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो अब जो लोग थे उनको लेबर्स बहुत चीप रेट पे मिलने लग गए थे। अब जो बैंक्स थे, बैंक्स भी इस्टेब्लिश हो गए थे, तो जो बैंक्स थे उन्होंने लोन देना भी शुरू कर दिया था लोगों को फॉर बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, या फिर कॉमन वर्क्स के लिए, आम कामों के लिए। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेड एंड बिजनेस था वो वाटर के थ्रू होता था विद द हेल्प ऑफ शिप्स। मतलब शिप्स में, बड़ी बड़ी शिप्स जो होती थी उनमें सामान मतलब ढोया जाता था और वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। ठीक है, यही सब कारण थे, यही सब रीजंस थे जो रिस्पॉन्सिबल थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ब्रिटेन में। ठीक है, अब ऑफ द 26,000 इन्वेंशंस रिकॉर्डेड इन द 18th सेंचुरी, 26,000 से ज़्यादा इन्वेंशन रिकॉर्ड करे गए थे 18वीं सदी में इंग्लैंड में, जिसमें से मोर देन जो हाफ थे उनको लिस्ट किया गया है इन द पीरियड ऑफ 1782 से 1800। नाउ आप इमेजिन कर सकते हो कि मुश्किल से 10 मतलब 12 या फिर वी कैन से 18 या 19 या मान लो चलो 20 सालों में उन्होंने आधे से ज़्यादा इन्वेंशंस कर दिए थे। मतलब 26,000 का अगर आप हाफ करोगे दैट इज़ 13,000, उससे भी ज़्यादा इन्वेंशंस वहाँ पर हो चुके थे सिर्फ और सिर्फ 20-30 साल के अंदर अंदर। सो यू कैन थिंक कि कितनी प्रोग्रेस पे थे इंग्लैंड वाले, कितनी प्रोग्रेस पे थे ये ब्रिटेन वाले। ठीक है, अब इनमें से अब सारे के सारे 26,000 इन्वेंशंस अगर हम लिखेंगे बुक्स में तो बुक तो भर जाएगी। सो उसमें से कुछ मेन इन्वेंशंस आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आयरन इंडस्ट्री। दूसरा है स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन, मतलब कॉटन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे हम। आयरन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ स्टीम पावर के बारे में पढ़ेंगे। एंड कमिंग ऑफ द रेलवेज, मतलब वहाँ पर रेलवेज भी शुरू हो गई थी तब तक।
ठीक है। तो ये सारे के सारे चेंजेस कहाँ हो रहे थे, इंग्लैंड में हो रहे थे। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आयरन इंडस्ट्री के बारे में। तो जो इंग्लैंड था वहाँ पर आयरन और कोल जो रिसोर्सेज थे, मतलब आयरन और कोल जो संसाधन थे, ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलते थे। मतलब जैसे कि इंडिया है, इंडिया में भी बहुत सारे संसाधन हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। मतलब इंडिया में अगर हम देखें तो सोना भी है, चांदी भी है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, एवरीथिंग वी फाउंड इन इंडिया। तो वैसे ही जो इंग्लैंड था वहाँ पर आयरन और कोल जो रिसोर्सेज थे ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे। ठीक है। और ये दोनों जो आइटम थे, ये जो दोनों जो वी कैन से एलिमेंट थे, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मैकेनाइजेशन के लिए। मतलब जहाँ पर मशीन्स में इनका बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं ये। और वहाँ पर वैसे भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रही थी, तो ये अगर फाउंड हो रहे हैं वहाँ पर, तो इसका मतलब इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। ओके, सो lead, copper and tin was also found in very much quantity in England। इसके बाद जो lead, copper और tin था वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता था इंग्लैंड के अंदर। ठीक है। 18वीं सदी तक आते आते, मतलब 18 सेंचुरीज तक आते आते, जो इंग्लैंड था उसको इतना नहीं पता था कि जो आयरन है वो कैसे यूज़ किया जाए। मतलब बिकॉज उनके पास पुअर स्मेल्टिंग मेथड थे। अगर आपको लोहे को यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको लोहे को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है। बट एट दैट टाइम उनके पास पुअर टेक्नोलॉजी थी, पुअर मेथड थे स्मेल्टिंग के, जिसकी वजह से वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे थे किसको, आयरन को। ठीक है, लोहे को। अब जो स्मेल्टिंग, जब लोहे को पिघलाने के लिए, आयरन और को पिघलाने के लिए वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, चारकोल का। अब जो चारकोल था इसके बहुत सारे डिफेक्ट थे इस मेथड के, क्योंकि जो चारकोल होता है वो बहुत टू ब्रिटल होता है, मतलब बहुत नाजुक होता है एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाने के लिए। ठीक है। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज वो फेस कर रहे थे आयरन को पिघलाने में। फिर क्या आता है, एक अब्राहम फैमिली नाम की एक फैमिली थी जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है आयरन इंडस्ट्री में। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, जो इनकी जो 3 जनरेशन्स थी अब्राहम फैमिली की, उन्होंने डेवलप करे मेथड स्मेल्ट करने के लिए आयरन और को। ठीक है। अब वहाँ पर जो अब्राहम 1 था, अब्राहम फैमिली का अब्राहम 1, उसने एक ब्लास्ट फर्नेस नाम का एक प्रोडक्ट बनाया, या फिर वी कैन से इन्वेंशन किया। ठीक है। जिसमें किसका यूज़ होता था, कोक का। अब जो कोक था ये जनरेट करता था हाई टेम्परेचर। आपको जैसे कि पता ही है, जो आयरन होता है, लोहा होता है, उसको पिघलने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है। और जो कोक था वो वही काम करता था, हाई टेम्परेचर जनरेट करता था। तो इसने रिप्लेस कर दिया था यूज़ ऑफ चारकोल को। ठीक है। पहले चारकोल इस्तेमाल होता था, बट जब से ब्लास्ट फर्नेस बना तब से ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल होने लगा और चारकोल का इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस था इसको, और कोई भी आप चीज़ बनाते हो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है, जिसको आपको और फिनिश करना पड़ता है। फिनिश मीन्स और ज़्यादा आपको उसको निखारना पड़ता है। ठीक है। तो ऐसे ही ब्लास्ट फर्नेस में भी कुछ शायद कमियां हो रही होंगी, और उसको और ज़्यादा फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया गया और सारी इन्वेंशंस के साथ। ठीक है। फिर एक हेनरी कॉट नाम का एक बंदा था जिसने क्या किया, डेवलप किया पुडिंग फर्नेस। पहले क्या बना था, पहले उसने बनाया था ब्लास्ट फर्नेस अब्राहम 1 ने। फिर हेनरी कॉट नाम के एक बंदे ने बनाया पुडलिंग फर्नेस और रोलिंग मिल, जिसको यूज़ किया जाता था स्टीम पावर पे। ठीक है। रोल करने के लिए मतलब इसको रोल किया जाता था, और इससे क्या होता था, प्यूरीफाई होता था आयरन इनटू बार्स में इसको प्यूरीफाई किया जाता था। फिर आता है हमारा अब्राहम 3, जिसने सबसे पहला आयरन ब्रिज बनाया था पूरे की पूरी कंट्री में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। सबसे पहला आयरन ब्रिज किसने बनाया था, अब्राहम 3 ने। और कहाँ पर बनाया था, कोलब्रुकडेल नाम की एक जगह है जहाँ पर अब्राहम 3 ने सबसे पहला आयरन ब्रिज बनाया है पूरे वर्ल्ड का। ओके। अब उसके बाद आता है हमारा रिजल्ट्स ऑफ द यूज़ ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। अब ब्लास्ट फर्नेस का जो यूज़ हुआ उससे क्या रिजल्ट आए, क्या परिणाम हुए उसके। जो ब्लास्ट फर्नेस था उसकी वजह से जो ब्रिटिश इंडस्ट्री थी उसका जो प्रोडक्शन था वो वी कैन से नॉट डबल नॉट ट्रिपल, चौपल हो गया। मतलब 4 टाइम्स ज़्यादा बढ़ चुका था 1800 से 1830 तक। ठीक है। जितना प्रोडक्शन होता था उससे 4 टाइम्स ज़्यादा अब प्रोडक्शन होने लग गया। ठीक है। ब्रिटिश इंडस्ट्री में जो भी था। ठीक है। पहले क्या होता था, पहले पिग आयरन को रॉट आयरन में बदलने के लिए, मतलब वी कैन से रॉ आयरन को, रॉ जो आयरन होता है, ठीक है, उसको अच्छी फिनिश्ड आयरन में बदलने के लिए हमें क्या 8 टन चारकोल की ज़रूरत होती थी। पर जब इन्वेंशन हुआ ब्लास्ट फर्नेस का तो सिर्फ और सिर्फ 2 टन चारकोल का ही इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है। उसको स्मेल्ट करने के लिए। एंड उसके बाद जो ब्रिटेन थी वो वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री बन गई ट्रेड करने के लिए आयरन को दूसरी कंट्री के साथ। ठीक है।
सो हेयर वी कंप्लीट आवर आयरन इंडस्ट्री। अब हम शुरू करते हैं हमारी कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री में क्या हुआ था, सो इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते थे इंग्लैंड में, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स थे वो थे वूल, ऊन एंड फ्लैक्स। फ्लैक्स भी एक तरीके का किसी पेड़ में से निकलता है, ठीक है, जिसका यूज़ किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जैसे कि आपने सिल्क, वूल, फिर कॉटन, दीज ऑल आर द थिंग्स विच आर यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट। आप कॉटन के कपड़े पहनते हो, सूत के कपड़े पहनते हो, सूती कपड़े, दैन वी कैन से सिल्क के कपड़े हो गए, बहुत सारी तरीके की टेक्सटाइल्स फैब्रिक्स आते हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के इंग्लैंड के लिए वो थे वूल एंड फ्लैक्स। ईस्ट इंडिया कंपनी, हमें जैसे कि पता है कि हमारी इंडिया में थी, है ना। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंपोर्ट करती थी बॉल्स ऑफ कॉटन। कॉटन जो थी इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती थी, उगती थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी कॉटन को उगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत मात्रा में कॉटन उगती थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इम्पोर्ट करती थी कॉटन को, मतलब बॉल्स ऑफ कॉटन क्लोथ को इंडिया से, ठीक है। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इस्टेब्लिश कर लिया था पॉलिटिकल कंट्रोल, जैसे कि हमें पता है धीरे धीरे करके कब्जा करने लग गए थे हमारे इंडिया में, जिसकी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें लेकर जाने लग गए हमारी कंट्री से अपनी कंट्री में। सो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश कर लिया एक पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया के ऊपर, और फिर उसने क्या किया, स्टार्ट करने लग गई वो इम्पोर्ट करना रॉ कॉटन को यहाँ से इंग्लैंड में, ठीक है। और इंग्लैंड में जाके वो उसको सिलते थे, मतलब लाइक वूव करते थे, वीविंग जो प्रोसेस था वो सारा इंग्लैंड में जाके करते थे और यहाँ से रॉ कॉटन इंपोर्ट करते रहते। बड़े चालाक लोग थे, बड़े चालाक, ठीक है। उसके बाद स्पिनिंग जो थी, पहले आपको बताइए कि जो सूत होता था, सूत काटने का काम किया जाता था किसके साथ, स्पिनिंग के साथ। मतलब जो चरखा होता था, चरखा चलाते थे गांधी जी एंड ऑल, ठीक है। आपको याद आ गया होगा कि चरखा चलाने का काम किया जाता था घर घर में, ठीक है, वीवर्स होते थे घर घर में। तो स्पिनिंग जो था वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस था और बहुत ज़्यादा लेबर कंज्यूम करता था, मतलब बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती थी इस प्रोसेस के लिए, ठीक है, क्योंकि ये गुड टेक्नोलॉजी नहीं थी कोई, ये सिर्फ घरों में चलता था ये चीज़, बट इट इज़ नॉट अ गुड टेक्नोलॉजी। तो इसको और प्रोफिशिएंट बनाने के लिए जो प्रोडक्शन थी वो शिफ्ट कर दी गई लोगों के घरों से फैक्ट्रीज़ में। अब जो वीवर्स थे वो घरों के बजाय फैक्ट्रीज़ में काम करने लग गए, मशीनों का यूज़ होने लग गया सूत के लिए, मतलब कॉटन को फिनिश प्रोडक्ट्स में चेंज करने के लिए। 1780s तक आते आते जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो सिंबल बन गई थी एक ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है। जो रॉ कॉटन थी वो अब इंटायरली पूरी तरीके से इंपोर्ट करी जाने लगी इंडिया से और फिनिश्ड क्लोथ में एक्सपोर्ट करी जाती थी। मतलब क्या करते थे ये, इंडिया से जो रॉ कॉटन थी वो लेकर चले जाते थे और उसी को ही, हमारी कॉटन को यहाँ से ले जाकर उसको फिनिश्ड क्लोथ में बदलकर, किसी कपड़े में बदलकर हमें ही बेच देते थे। तो जैसे कि मैंने बोला बड़े तेज लोग थे ये, तो ऐसे थे ये, मतलब हमारा ही चीज़ हमें ही बेच के और खुद प्रॉफिट लेते थे, ठीक है। अब 1733 में बहुत सारे मतलब इन्वेंशंस हुए कॉटन इंडस्ट्री में भी, जिससे कि ये जो मेथड था ये और एफिशिएंट बना। तो 1733 में फ्लाइंग शटल लूम नाम का एक इन्वेंशन हुआ, ठीक है। उसके बाद 1765 में स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन हुआ, 1769 में वाटर फ्रेम का इन्वेंशन हुआ एंड 1787 में पावर लूम का इन्वेंशन हुआ, पावर लूम बना, ठीक है। अब हमारा आयरन इंडस्ट्री हो गया, कॉटन इंडस्ट्री हो गया, इसके बाद आता है हमारा स्टीम पावर। स्टीम पावर में क्या था, जो स्टीम पावर था उसको रियलाइज़ किया जाने लगा कि जो स्टीम पावर है वो एक ओनली सोर्स है एनर्जी का। जो वाटर था उसको भी यूज़ किया जाता था, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था एनर्जी का बहुत सालों तक, बहुत सदियों तक, सेंचुरीज़ तक। बट इसका जो यूज़ था वो डिटरमाइन किया जाता था बाय एरिया, कि कैसी जगह है, कैसा सीज़न है, कैसा फ्लो है वाटर का, उससे, ठीक है। अब जो स्टीम पावर था वो सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया था, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। माइनिंग मतलब आपको पता ही होगा, खान, जो कोयले की खान हो गई, सोने की खान, ऐसी होती है ना खाने, तो वहाँ पर सबसे पहले माइनिंग इंडस्ट्री में स्टीम पावर का यूज़ किया जाने लगा। जो मेन इन्वेंटर्स थे स्टीम पावर के वो क्या थे, सबसे पहले तो चीज़ जो स्टीम पावर था उसका यूज़ किया जाता था माइनिंग इंडस्ट्री में, किस चीज़ के लिए, कि कभी कभी जो कोयले की जो खान होती है, लाइक वी कैन से, जो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में जो जब आप गड्ढा खोदते हो, ठीक है, जहाँ से आप निकाल रहे हो कोई भी चीज़, कोयला, कोई भी मिनरल, तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता था, पानी भर जाता था, ठीक है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर भी कह सकते हैं, फिर रेन वाटर, व्हाटएवर। तो पानी होता था कभी कभी, तो उस पानी को निकालने के लिए स्टीम पावर का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि पानी अगर मिनरल्स के साथ रहेगा तो कुछ ना कुछ उसको अफेक्ट करता है वो, ठीक है, तो इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। अब थॉमस सेवरी नाम का एक बंदा था जिसने क्या बनाया था, एक प्रोडक्ट बनाया था जिसका नाम उसने क्या रखा, माइनर्स फ्रेंड।
ठीक है, कितना ईजी नाम है, माइनर्स फ्रेंड, मतलब माइनर्स का फ्रेंड। तो थॉमस सेवरी नाम का एक बंदा था जिसने एक प्रोडक्ट बनाया माइनर्स फ्रेंड। ठीक है, इसका पर्पस क्या था, इस माइनर्स फ्रेंड जो प्रोडक्ट था उसका पर्पस था कि जब जो माइनर्स हैं वो काम करते हैं कोल माइनिंग का, मतलब कोयले की खदानों में से जब कोयला निकालते हैं, जब उस चीज़ का काम करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जो कोल ओर होती है, कोयले की खान होती है, उसमें क्या होता है, वो भर जाते हैं, वी कैन से क्या भर जाता है, हाँ पानी होता है। ठीक है, तो उस पानी को निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, माइनस फ्रेंड का। बट इसका बहुत बड़ा एक डिफेक्ट था, बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि जो माइनस फ्रेंड था ना, ये जो प्रोडक्ट, ये जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चलाया जाता था तो इसका जो बॉयलर था वो बहुत गर्म हो जाता था और जिसकी वजह से इसके फटने के चांसेस हो जाते थे, मतलब ये फट भी सकता था। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ, फिर जो थॉमस न्यूकॉमन नाम का एक बंदा आया जिसने क्या बनाया, कंडेंसिंग सिलेंडर बनाया कि इसको ठंडा किया जा सके। अब जब उसने कंडेंसिंग सिलेंडर बनाया तो इसका भी एक डिफेक्ट था कि जो कंडेंसिंग सिलेंडर था वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था उसको ठंडा करने के लिए, किसको, उसके बॉयलर को, माइनस फ्रेंड के। ठीक है, तो इन दोनों ही इन्वेंशंस के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ ना कुछ डिफेक्ट थे। उसके बाद एक जेम्स वॉट नाम का बंदा है जिसने कन्वर्ट किया स्टीम इंजन को फ्रॉम मेयर पंप से प्राइम मूवर में। ठीक है, जो कि प्रोवाइड करता था ज़्यादा एनर्जी पावर जनरेटिंग मशीन्स को, ठीक है, जो फैक्ट्रीज में होती थी। ठीक है, उसके बाद उसने इस्टेब्लिश करी एक फैक्ट्री जिसका नाम उसने क्या रखा, सोहो फाउंड्री, और उसने इस्टेब्लिश करी इस फैक्ट्री को विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, मैथ्यू बोल्टन की हेल्प से। मतलब जैसे होता है ना कि आपके पास टैलेंट है और दूसरे आपके पास पैसा नहीं है, पर दूसरे बंदे के पास पैसा है बट टैलेंट नहीं है, तो आपने क्या करा, आप दोनों ने पार्टनरशिप कर ली कि तू भाई मेरे उसमें इंडस्ट्री में या फिर मेरे बिजनेस में पैसा लगा, मैं काम करता हूँ, ठीक है, मेरी स्किल्स होगी, तेरा पैसा होगा। तो ऐसे ही करके सोहो फाउंड्री बनाई। ठीक है, किसने बनाई थी, जेम्स वॉट ने। ठीक है, और किसकी हेल्प से बनाई थी, मैथ्यू बोल्टन की हेल्प से। उसके बाद हमारा न्यू इन्वेंशन आया, डैट इज़ रेलवे आने लगी। उसके बाद इसके भी बहुत सारी चीज़ें थी कि सबसे पहला जो स्टीम कोकोमोटिव था, स्टेफेंसन रॉकेट, वो इन्वेंट किया गया स्टेफेंसन द्वारा 1814 में। ठीक है, जो रेलवे ट्रांसपोर्ट था ये एक नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम था जो कि प्रोवाइड था चीपर रेट में, मतलब सस्ते में मिलता था, सस्ते में ये एक सामान को दूसरे सामान पर पहुंचा देता था बहुत जल्दी। ठीक है, एक तो सस्ता भी है, ऊपर से जल्दी पहुंचा रहे हैं, सो इट इज़ वेरी गुड ट्रांसपोर्ट, इट इज़ वेरी गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, उसके बाद जो आयरन ट्रैक था उसको आयरन ट्रैक ने रिप्लेस कर दिया वुडन वन को 1760 में। 1760s तक जो आयरन वाला, आप जब ट्रेन में जाते हो तो आप देखते हो कि लोहे की वो पटरियाँ होती है, बट पहले क्या होता था, वुडन की पटरियाँ होती थी, लकड़ी की पटरियाँ होती थी। तो अब आयरन की पटरियाँ आ गई, तो आयरन की पटरी ने, मतलब आयरन ट्रैक ने रिप्लेस कर दिया वुडन ट्रैक को, कब, 1760s में। अब जो हिस्टोरियंस थे वो आर्ग्यू करते थे कि जो इन्वेंशन है रेलवे का वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेकंड स्टेज तक ले जाएगा। ठीक है, अब रिचर्ड ट्रेरिथिक नाम का एक बंदा था जिसने क्या करा था, ही डिवाइज्ड है इंजन, उसने एक इंजन बनाया जिसका नाम उसने क्या रखा, पफिंग डेविल 1801 में। ठीक है, जो कि क्या करता था, पुल करता था एक ट्रक को, लाइक वी कैन से ट्रॉली होती है ना, ट्रॉली को पूरी की पूरी अराउंड माइन में बहुत ज़्यादा काम होता था, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत थी, तो वहाँ पर वो घुमा कर सामान को देता था, लेकर जाता था, वो सब चीज़ें। ठीक है, जैसे आपका घर बनता है कभी ठीक है, जैसे घर भी बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं, तो उसके लिए बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, लाइक ट्रक्स आते हैं, भर के चीज़ें लेके आते हैं, तो उससे हमारा जो काम होता है वो आसान हो जाता है। अगर जो इंसान है उनको दूर दूर तक लेके, मतलब सामानों को ढो कर फिर घरों तक लेकर आना पड़े बनाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जब इसका इन्वेंशन हुआ तो इससे बहुत ज़्यादा काम आसान हो गया इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है, और ये जो पफिंग डेविल था कहाँ पर यूज़ होता था, माइंस में। ठीक है, वही खदानों में। उसके बाद जॉर्ज स्टेफसन नाम का एक बंदा आया जिसने क्या किया, 1814 में उसने कंस्ट्रक्ट किया लोकोमोटिव जिसका नाम उसने क्या रखा, द बचर, जो कि कैपेबल था पुल करने के लिए वेट ऑफ 30 टन का वेट वो उठा सकता था एट ए हील ऑफ 4 mph की स्पीड से। समझ रहे हो, 30 टन बहुत होता है। उसके बाद सबसे पहली रेलवे लाइन जो थी वो कंस्ट्रक्ट करी गई 2 सिटीज़ के बीच में, एक तो कौन सी 2 सिटीज़ थी, स्टॉकटन और डार्लिंगटन। ठीक है, 1825 में। ठीक है, उसके बाद एक और करी गई 1830 तक आते आते 2 सिटीज़ और थी जिसके बीच में रेलवे लाइन बिछा दी गई, वो थी लिवरपूल एंड मैनचेस्टर। ओके,
फिर ड्यूरिंग लिटिल रेलवे मैनिया फ्रॉम 1833 टू 37 1400 माइल्स ऑफ लाइन जो थी वो बना दी गई। और ड्यूरिंग ऑफ बिगर मैनिया 1844 से 47 तक दूसरी 9500 माइल्स ऑफ लाइन सेंशन कर दी गई।